के अंतिम दिन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने देशभक्ति बजट पर यह कहा कि न जाने क्यों बीजेपी और कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का तिरंगा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा, इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को शानदार बताते हुए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पिछले साल स्थितियां खराब रही और एक तरफ टैक्स और रेवेन्यू आना बंद हो गया और खर्चे बढ़ गए क्योंकि राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करना पड़ा। इसके बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया गया। लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली पानी की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन पिछले साल भी सब फ्री रहा और अगले बजट में भी सब कुछ फ्री है। उन्होंने ये कहा कि पिछले 1.5 महीने में कई राज्यों में बजट पेश किया गया है, सबने घाटे का बजट पेश किया और दिल्ली अकेला राज्य है जिसने सरप्लस बजट पेश किया है। देशभक्ति बजट पेश किया गया है। दिल्ली के कण कण में देशभक्ति की भावना होगी। देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, बच्चों में देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। दिल्ली में 500 जगह पर बड़े बड़े तिरंगे फहराए जाएंगे और जब भी तिरंगा देखते हैं तो मन बोल उठता है, भारत माता की जय। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी तिरंगा देखते हैं तो बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों की तस्वीर मन में आ जाती है। पंजाब के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नागरिक अब आसानी से पुलिस के पास अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से राज्य भर में पुलिस थानों में सांझ शक्ति हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं और डीजीपी दिनकर गुप्ता ने आज एसएएस नगर में पुलिस स्टेशन फेज 11 की इमारत और सांझ केंद्र में नए सांझ शक्ति हेल्प डेस्क समेत कई प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को उद्घाटन वहां पर किया गया और उन्होंने ये कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण मुहैया करवाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी शिकायतें और चिंताओं को बिना किसी झिझक के पुलिस के साथ साझा कर सकें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और कोर्ट ने आरक्षण आवंटन को अगली सुनवाई तक रोक दिया है। इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी और बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये शासनादेश जारी भी कर दिया है। आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक के बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है और बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। साहित्य अकादमी ने हिंदी में कविता संग्रह के लिए अनामिका और कन्नड़ में महाकाव्य लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली को साल 2020 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है और साहित्य अकादमी के सचिव ने के श्रीनिवास राव ने एक विज्ञप्ति में यह बताया है कि अकादमी ने 20 भाषाओं के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। अकादमी ने पुरस्कार देने के लिए 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और 2 नाटक, 1 संस्मरण और 1 महाकाव्य का चयन किया है। राव ने यह बताया है कि हिंदी में टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014 कविता संग्रह के लिए अनामिका को पुरस्कृत किया जाएगा। अफगानिस्तान ने अफगान बलों को ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए भारत के सहयोग का शुक्रिया अदा किया है। अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के दिन अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंडजे ने भारत सरकार को रक्षा और सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अफगानिस्तान के विकास में सबसे विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार और सबसे बड़े क्षेत्रीय योगदानकर्ता के रूप में भारत ने हमारी मदद की है। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा ऐसे कई उपकरणों और ट्रेनिंग ने हमारी मदद की है जिसमें हम आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ सकते हैं। Is the most reliable regional partner and the largest regional contributor to the development of Afghanistan. I would like to thank the Government of India for providing the much needed defense and security assistance by helping us with military hardware and providing the much needed training opportunities to many of our cadets at the finest Indian military academy.
डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की है। एसपी सिन्हा ने यह कहा है कि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एसपी सिन्हा ने यह कहा है कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत को सेंट्रल एशिया में व्यापार करने का मौका देता है, इसलिए मोदी जी ने जो सैन्य मदद करके अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत किए हैं वो भारत के लिए हितकारी साबित होंगे। आज से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी साबरमती आश्रम पहुंचे और बापू को नमन किया। आज़ादी के 75वें साल के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम की विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये कहा कि गुलामी के दौर में करोड़ों लोगों ने आज़ादी की सुबह का वर्षों तक इंतजार किया और पीएम मोदी ये बोले कि इस महोत्सव के 5 स्तंभों पर जोर दिया गया है। फ्रीडम, स्ट्रगल, एक्शन, आइडिया जैसे स्तंभ शामिल हैं और पीएम मोदी बोले कि इतिहास साक्षी है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने इतिहास की परंपराओं से प्रेरणा लेता है। पीएम मोदी ने यह कहा कि नेताजी बोस ने अंडमान में जहां पहली आज़ाद सरकार बनाई, आज वहां भी जश्न हो रहा है और वहां के द्वीपों का नाम आज़ाद हिंद फौज के नाम पर ही रख दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व है। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में नागपुर में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही स्थिति पर अपनी कड़ी निगाहें रखे हुए हैं और लगातार रोकथाम के उपायों की समीक्षा भी की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आई तेजी के मद्देनजर पहले भी 3 जिलों में वहां पर लॉकडाउन लगाया गया था और उस वक्त वहां पर कहा गया था कि लोग इसको लेकर के लापरवाह हो रहे हैं। वर्तमान में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के समय हुई घटना पर बोलते हुए मौर्य ने कहा कि मारपीट करना सपा की नीतियों में से एक है। पत्रकारों से मारपीट उनके लिए नई बात नहीं है। वहीं ममता बनर्जी की चोट पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद ने यह कहा कि इस पर बवाल करते हुए ममता बनर्जी खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उनके इन्हीं काले कारनामों के चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज किया और सड़क पर निकलते ही फिर वो लाठी डंडा, मारपीट, हिंसा शुरू हो गया। तो इनका पुराना चरित्र फिर से उजागर हो गया, जनता के बीच में आ गया और जो जनता भूल रही थी उस गुंडाराज को, समाजवादी पार्टी के चरमराई कानून व्यवस्था को, गुंडे माफिया अपराधियों के लूट और खसोट को, बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत आबरू को, लूट को, उस भूले हुए पर्दे को फिर से मुरादाबाद की घटना ने इनके काले कारनामों को जनता के सामने ला दिया है और इनका ये पुराना चरित्र है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो घायल हैं, उनको चोट है भाई, ये हटाओ किसका है? इस बात को सबको पीड़ा है, लेकिन किस रूप में घायल हुई, कैसे घायल हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया और ये राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है, स्वाभाविक घटना भी हो सकती है। वो जल्दी सोचता हूँ, इसकी मैं कामना करता हूँ। अगर उनका ये आरोप कि विरोधियों ने आवाज बंद करना करवाया या कुछ अनजान चेहरों ने उन पर हमला किया, तो सरकार उनकी है, वो अपने खुद कटघरे में खड़ा कर रही है कि जहां मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, उस बंगाल के लोग सुरक्षित कैसे होंगे। यूपी के रामपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साइकिल रैली निकाल करके बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमला करा रही है, हम पर भी
मुरादाबाद में हमला कराने की कोशिश की गई और वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के चोटिल होने पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी लगातार हमले करा रही है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग साइकिल चला करके बीजेपी सरकार का सफाया करेंगे। हमारी सिक्योरिटी पे नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो जैसे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप तक जाएगी। आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है। तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी। बंगाल में नंदीग्राम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो चुकी है। बंगाल में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें बदलाव के लिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना होगा। हालांकि नामांकन से पहले शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बीजेपी का साथ देगी और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी को ही लाएगी। प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीती और इस बार भारी अंतर से मजबूत सरकार बनाएंगे। को बंगाल में कट मनी के खिलाफ, तोलाबाजी के खिलाफ भी निर्णय होगा कि नहीं होगा भाई और बहनों। उसकी नेतृत्व भाई शुवेंदु अधिकारी और बहन हमारी यहां लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 मई के बाद सरकार बनेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मीडिया के मित्रों ने हमें पूछा कि नंदीग्राम में किसकी विजय होगा। दीदी 2 दिन पहले यहां आके कही कि मैं नंदीग्राम की लाठी खाई हूं। दीदी, मैं तब भी 2006-7 में नंदीग्राम आया था। आप जब लाठी खाने की बात कह रहे हैं, आप किसके कंधे पे बैठे थे? लाठी पहले कौन खाया? लाठी खाने वाला पहले भाई शुवेंदु अधिकारी। लड़ाई तो शुवेंदु अधिकारी यहां रहे थे, आज भी लड़ाई हो रहा है। मोदी जी ने पैसा दिल्ली से भेजा, माताओं के लिए, बहनों के लिए चावल भेजा। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया प्रति परिवार के लिए भेजने का व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के लिए साल में 6,000 रुपया भेजा। बंगाल में वो मिल रहा है क्या? बंगाल में क्यों नहीं मिल रहा है? माताओं को, बहनों को, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं मिल रहा है? यह दीदी नहीं चाहती है। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने ब्रिगेड की रैली में। 10 साल पहले वामवादियों के अत्याचार के खिलाफ जनता ने दीदी को बंगाल सौंपा था। दीदी कभी बंगाल की दीदी नहीं रही। दीदी डीसी में बन गई, भाई की हुआ बन। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और हत्या का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर है। आरोपी की 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, गोविंद के खिलाफ वारंट जारी करने वाले
निचली अदालत के जज को भी परेशान किया जा रहा है। जज ने शिकायत की है कि उन्हें पुलिस धमका रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया तो विपक्ष ने तंज भी कसा। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और लिखा कि हरियाणा बजट ने जनता को फिर से निराश किया है। बीजेपी जेजेपी की जो राज्य की सरकार है, भाजपा जजपा राज ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेला है। 1966-67 से 2014-15 तक 48 साल में कर्ज 70,931 करोड़ रुपए था, जो कि 6 साल में अब 1,99,823 करोड़ हो गया है, यानी कि 182% बढ़ा है। पंजाब के बाद कोरोना ने हरियाणा में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 3 महीने में सबसे ज्यादा 422 कोरोना के मामले सामने आए और एक मरीज की मौत भी हुई। वहीं कुरुक्षेत्र में एक नर्स भी संक्रमित मिली है, जो वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुकी हैं। प्रदेश में बुधवार को 359 केस मिले, जबकि गुरुवार को एक ही दिन में 83 संक्रमितों की वृद्धि हो गई है और करनाल में 16 और कुरुक्षेत्र में 11 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 2 महीने में ये आंकड़ा सबसे अधिक है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मामले करनाल में 122, गुरुग्राम में 81, कुरुक्षेत्र में 41 और कैथल में 29, यमुनानगर में 28, अंबाला में 30 और फरीदाबाद में 21 मामले सामने आए हैं। वहीं नूंह, फतेहाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी में एक भी केस नहीं आया। शेष जिलों में 20 से नीचे केस सामने आए हैं और वहीं इस समय प्रदेश में रिकवरी दर 97.90 है और संक्रमण की दर 4.68% है। यूपी के मेरठ में एक छात्रा से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल छात्रा घर की तरफ लौट रही थी और तभी 2 दबंगों ने युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसको लेकर के युवती ने सड़क पर हंगामा कर दिया और भीड़ इकट्ठी कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवती ने युवक को लाठी से जमकर पीटा और वहीं पुलिस के सामने युवक युवती से माफी मांगते हुए नजर आया। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अभी जो आपने मुझे वीडियो दिखाया और मैंने जानकारी करी इसके बारे में, एक बालिका के द्वारा जो है बालिका को कुछ एक युवक जो है परेशान करता था और उसने उस युवक को रोका है, उससे बातचीत हुई है और उस पर तुरंत ही हमारी जो लोकल पुलिस थी वो वहाँ पहुँच गई है और उसको पकड़ करके थाने लेकर के आए हैं। इसमें तुरंत ही तहरीर प्राप्त करके आगे। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां पर किसान नेताओं ने यह कहा कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो उसका घमंड टूटेगा और फिर किसानों की बात मानी जाएगी। किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट करके ये बताया है कि हमारे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नो वोट टू बीजेपी के तहत अभियान शुरू कर दिया है और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो उस पार्टी के खिलाफ खड़े हैं जो किसान विरोधी कानून लाती है। यूपी के बिजनौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक दिन का नवजात बच्चा जंगल में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया और नगीना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बच्चे की हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल बिजनौर पुलिस और अन्य विभाग बच्चे के मां बाप की तलाश कर रहे हैं कि आखिर संदिग्ध अवस्था में जंगल में बच्चा कैसे पहुंचा। थाना बड़ापुर क्षेत्र से मिला है और ये बच्चा लावारिस अवस्था में पाया गया है और जिसकी सूचना 1098 पे दी गई थी और मैंने बच्चे को अपनी सुपुर्दगी में लिया है। उनके साथ शायद कांस्टेबल भी थे, तो वो लेके आए थे बच्चे को। फिर हमने देखा, उनसे पूछा भी था कि कौन है बच्चा, फिर उन्होंने बताया। फिर वहाँ से PHC नगीना इसको एडमिट किया था। नगीना में बच्चे को देखा होगा डॉक्टर ने, उसके बाद फिर यहाँ रेफ़र किया है आगे जो ट्रीटमेंट है उसके लिए।
देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहे इजाफे के चलते कई प्रदेशों के शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी गई और कोरोना को लेकर के सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में पंजाब के मानसा में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। वहीं शहर के वार्ड नंबर 21 में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां अपनाने और कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਕਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,11,171 ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2556 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। 2454 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ 55 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ 82 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ है। पंजाब के संगरूर में कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक करने और गेहूं धान की फसल से बाहर निकालने के लिए एक कैंप का आयोजन किया। संगरूर के भुल्लरहेड़ी में कृषि विभाग ने कैंप लगाकर किसानों की समस्याएं सुनकर के उनसे सुझाव भी लिए और साथ ही अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसानों को धान और गेहूं के फसल चक्र से निकालने के लिए कृषि विभाग गांव-गांव जाकर के कैंप लगा रहा है, जिससे किसान अपने खेतों में धान और गेहूं के साथ सब्जियां, दाल, तेल वाली फसलों को भी ज़्यादा पैदावार करके ज़्यादा मुनाफा ताकि कमा सकें। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ। यूपी के हमीरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सिरफिरे युवक ने होली से चंद रोज पहले अपने घर में खून की होली खेल डाली। दरअसल सिरफिरे युवक ने पहले अपने ही पिता की चाकू मार करके बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और इतना ही नहीं, बीच बचाव में आए भाई, मां और खुद की लड़की को भी चाकू मार करके घायल कर दिया। फिलहाल मामले के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? काम करवा रहा था बच्चों से जबरदस्ती, उनकी माँ ने रोका बच्चों की कि काम बच्चों को पढ़ने को काम ना करवाओ। इतने में उन्हें मारा अपनी बीवी को और हमारे पिताजी ने कहा कि उसको क्यों मारा, तो उसको लेकर फिर पिताजी को मार दिया। अच्छा, कौन कौन घायल हुआ है? माताजी, पिताजी। पिताजी क्या उनकी मौत हो चुकी है? जी। किस काय से हमला किया था? हमला किस चीज़ से किया है? चाकू। 10 बजे की घटना है। ग्राम महेरा, थाना बिवार में एक जागेश्वर हैं, उनके लड़के ने डालचंद ने उनको चाकू से मार दिया, जिससे उनको चोट लग गई सीने में बाईं तरफ। उनको इलाज के लिए मुस्करा हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसने अपने भाई दुल्लीचंद को भी मारा है चाकू, अपनी माँ को भी मारा है, अपनी लड़की को भी मारा है। बता रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब था, उसका इलाज ग्वालियर से चल रहा था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, चाकू बरामद कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक जो है वो अक्यूज्ड का बाप है।
पिता है, और इसके रिश्तेदार और सभी लोग कह रहे हैं कि उसका दिमाग पे डिस्टर्ब था। यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के इटवा बस्ती मार्ग पर राप्ती नदी के किनारे स्थित पुलिस सहायता केंद्र दशकों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था और डुमरियागंज थाना अध्यक्ष केडी सिंह की पहल से जर्जर पुलिस सहायता केंद्र की मरम्मत कार्य उसका करवाया गया और पुलिस सहायता केंद्र का कार्य पूरा होने के बाद डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्रोच्चारण के साथ राप्ती सेतु पुलिस सहायता केंद्र का फीता काट करके शुभारंभ किया और इस दौरान डुमरियागंज थाना अध्यक्ष केडी सिंह और पुलिस के जवानों समेत आम जनता भी वहां पर मौजूद रही। और इसलिए कि यहाँ पे अब पर्यटन के दृष्टिकोण से ये राप्ती तट का स्थल डुमरियागंज का काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक तरफ छठ स्थल, एक तरफ राप्ती तट, दूसरे तरफ अंत्येष्टि स्थल, उधर गौशाला, आने बगल में जो है भगवान परशुराम वाटिका। तो यहाँ पे पुलिस बूथ की आवश्यकता थी कि महिलाएं, बच्चियाँ बड़े पैमाने पे शाम को टहलने आती हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये राप्ती सेतु का पुलिस बूथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इसका शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी परमानेंट बैठेंगे जिससे कि इस राप्ती तट पर कोई दुर्घटना न हो। उत्तराखंड के हरिद्वार में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में छापेमारी करके नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में बहादुराबाद क्षेत्र के सलेमपुर में स्थित मेडिकल स्टोर पर यह कार्रवाई की गई और वहीं मेडिकल संचालक को पकड़ करके चौकी ले जाया गया। दरअसल लंबे समय से मिल रही नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री की सूचनाओं पर रानीपुर गैस प्लांट चौकी पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश दी और कार्रवाई करते हुए मेडिकल को सीज करवा दिया गया और साथ ही नशीली दवाओं को जब्त करके एनडीपीएस की प्रभावी धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई। सलेमपुर एरिया से लगातार मुझे शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ पे जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का बहुत मिसयूज हो रहा है। आज पुलिस द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया गया कि वंश मेडिकोज पे कुछ इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो मेरे द्वारा मौके पे आके निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर मुझे कुछ अनारक्स दवाइयाँ, साइकोट्रोपिक यानी कि अनारक्स दवाइयाँ मुझे मिली हुई हैं, जिसका कि मेडिकल स्टोर के पास कोई भी लेन देन यानी कि क्रय विक्रय का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फार्मासिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। और ये एक बड़ी लापरवाही है जो कि हमारे युवा जनरेशन को बर्बाद कर रही है और इसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी मेरे द्वारा सारी जो कार्रवाई है उसकी जानकारी पुलिस थाने में दी जाएगी। रानीपुर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल बंद किया जाएगा अंडर सेक्शन 21D के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और उसके द्वारा दवाइयों का कोई भी। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्रैक्टर पर बैठाकर के महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी की महिला मोर्चा ने इसे पूरे महिला समाज का अपमान बता करके विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही महिला मोर्चा ने हुड्डा को महिला समाज से माफ़ी मांगने की मांग भी की है। और बता दें कि बीजेपी महिला प्रकोष्ठ ने इसके विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो हरियाणा में ट्रक प्रदर्शन किया गया है उसमें एक महिला से पुरुष लोग जो थे, अधर्मी पुरुष लोग जो थे वो ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे और एक विधायक महिला से ट्रैक्टर को चलवा रहे थे, खिंचवा रहे थे बंधुआ मजदूर की तरह। हम लोग उसी के खिलाफ, एक महिलाचार के अत्याचार के खिलाफ हम लोग इस मैदान में खड़े हैं और हम लोग का कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। महिलाओं को भी उस दिन, जिस दिन पूरे विश्व में एक विशेष दिन, जिस दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन महिला के साथ अत्याचार किया गया, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा कोई दूसरा। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब संघर्ष को और भी ज़्यादा तेज और तीखा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने नौजवानों से अपील की है। बरनाला जिले के गांव चीमा में नौजवानों की सूबा स्तरीय बैठक में संघर्ष की बारीकियों का पाठ पढ़ाया गया और मीटिंग में करीब 2000 नौजवान शामिल हुए। संगठन के नेता उन्होंने ये बताया कि शहीद भगत सिंह का
जो दिवस है, शहीदी दिवस है, वो 21 मार्च को सुनाम में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा और उसमें बड़ी संख्या में नौजवान लड़के लड़कियां शामिल होंगे। 22 मार्च को नौजवान लड़के लड़कियों का काफिला दिल्ली मोर्चे के लिए रवाना होगा। कि शहीद भगत सिंह होना दा शहीदी दिन 90वां शहीदी दिन श्रद्धांजलि समागम वजों ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 23 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पर एक तरफ शिवसेना सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन तो लगाना चाहती है, लेकिन खुद नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस बात का नमूना आपको मुंबई के कांदिवली में देखने को मिल जाएगा, जहां पर सुबह मुंबई के महापौर ने लोखंडावाला से कांदिवली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली एसी बस का उद्घाटन किया, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन यहां पर नहीं किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई और जिस तरह से वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन और कोरोना नियमों का पालन सिर्फ जनता के लिए है, प्रशासन से और नेताओं से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल, जब राज्य में कोरोना की गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर के महापौर से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र इस पर विचार कर रहे हैं। क्या लगता है कि आम जनता मुझे क्या लगता है, ये नहीं है, रुग्ण की संख्या बढ़ती है, मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, तो चिंताजनक भाव है। राज्य सरकार केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने धरती के संयुक्त रूप से अवलोकन के लिए नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण काम जो है वो पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि SAR पृथ्वी के हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रस्तुत करने में सक्षम है और बता दें कि इसरो ने एस-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को निर्मित करके एक नई सफलता हासिल की है और वहीं इसरो की तरफ से यह रडार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भेज दिया गया है, जिसके बाद नासा की ओर से एल-बैंड पेलोड को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए विकसित किया जा रहा है और दोनों रडार जब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये पुनः भारत भेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के दीवानी कोर्ट सभागार में शुक्रवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय न्यायिक सुधार और अधिवक्ता सुरक्षा था। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग गोरखपुर मंडल के नए पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट नितिन मिश्रा ने की और एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी, सदस्य उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद, बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में हर हाल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की सरकार से मांग की है। ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप जो विधायिका का बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इस संबंध में हमारी 10 मांगे हैं
जो हम लोग सरकार को दे रहे हैं आज पास करके, उसमें पहला है न्याय के लिए बजट कम से कम GDP का 5% किया जाए। न्यायिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक लोकपाल का गठन किया जाए। अधिवक्ता नए अधिवक्ताओं की जीविका सुनिश्चित किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो। अधिवक्ताओं और उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी बीमा निःशुल्क उपलब्ध हो। न्यायपालिका के आवश्यक विस्तार हो एवं कानूनी पाठ्य सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। मुंशी व क्लर्क जो 10 साल से अधिक कार्य किए हों उनको 5 लाख का बीमा सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 सीट अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित हो। अधिवक्ताओं के आवास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिलाया जाए। कनिष्ठ अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था हो। यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग इस पर बाद में सड़क पर भी आने के लिए अभी प्रदेश के अधिवक्ताओं की मीटिंग करने के बाद सड़क पर भी। हरियाणा में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां आए दिन चोरी, लूट और हत्या जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला रोहतक से सामने आया है, जहां पर मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर के नाना से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए और इस दौरान उनके लुटेरे के साथ काफ़ी छीना झपटी भी हुई। लुटेरे ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी और रकम से भरा बैग और मोबाइल लूट करके फरार हो गया। हालांकि पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चरखी दादरी सरकार और प्रशासन एक और तो बड़े बड़े दावे करते हैं और हरियाणा में सड़क की हालत बहुत अच्छी है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं, लेकिन दादरी शहर के बाईपास से भिवानी बाईपास तक रोड पूरी तरह से टूट चुका है। रोड पर 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे भी बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं जब इस बारे में उपायुक्त राजेश जोगपाल से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि लोडिंग की वजह से रोड ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इसको लेकर के मैं अधिकारियों को निर्देश दे चुका हूं, जल्द ही उन रोड्स को ठीक करवाया जाएगा। आना जाना रहता है, धूल मिट्टी और साधन ज़्यादा परेशान करते हैं। सड़कों की बुरी व्यवस्था हुई पड़ी है। प्रशासन से हमारी यही अपील है ताकि सड़कों को ठीक किया जाए ताकि धूल मिट्टी से आम जनता को निजात मिल सके। बहुत ज़्यादा प्रदूषण है जी, निकलना मुश्किल हो जाता है, आगे का साधन दिखाई नहीं देता, बिल्कुल की तरह। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल को झकझोर के रख देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 82 में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जैसा कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े युवकों पर आसमानी बिजली गिरती है और एक एक करके वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं। हालांकि सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आकाशीय बिजली का प्रकोप गुरुग्राम में देखने को मिला है। जिस तरीके से वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश के वक्त आसमानी बिजली भी गिरी और इसकी वजह से जो आसमानी बिजली गिरी उसके लपेटे में 4 लोग आ गए और चारों के चारों एक एक करके गिर गए, घायल हो गए। इन घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं यूपी के अमेठी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल मामला अमेठी के जगदीशपुर के लालीपुर रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा करवाया, पहचान के लिए थाने ले जाया गया और हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त वहां पर नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है और पूरा आसमान बादलों से ढक गया। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में रुक रुक करके हल्की बारिश हुई और वहीं राजधानी शिमला की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। एक बार फिर से ठंड लौट आई है और वहीं मौसम विभाग ने 15 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आंधी, तूफान और बिजली कड़कड़ाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश में पूरे में बादल छाए हुए हैं और 1-2 स्थानों पे आज हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन में, शिमला में और इधर जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे भी लाइट बारिश हुई है। इसका इफेक्ट आज रहेगा। आज हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस एरिया है इसमें बारिश हो सकती है और कुछ एक जगह पे थंडर के साथ हेल होने की भी प्रोबेबिलिटी है। कल को इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। एक आधे स्थान पे ही पॉसिबिलिटी रहेगी
बारिश की। बाकी जो मोस्टली इलाके हैं उसमें कल बादल जो मौसम है वो साफ़ रहेगा, धूप रहेगी और जो दिन के तापमान है वो भी राइज़ करेंगे। आज क्लाउडीनेस की वजह से जो दिन के तापमान है उसमें आज काफ़ी गिरावट रह सकती है। और उसके बाद जो 14 तारीख को दोबारा से एक WD अप्रोच करेगी जिसका इफेक्ट दोबारा से हो सकता है। और कुछ एक जगह पे स्कैटर प्लेसेस पे खास करके मिड हिल जो हाई हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पे 14 तारीख को भी बारिश जहाँ ऊपर। हरियाणा के फतेहाबाद की अनाज मंडी में नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में कई राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन 15 मार्च तक किया जाएगा। वहीं चैंपियनशिप का आयोजन कर रही इंडियन वुशु एसोसिएशन कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। खिलाड़ियों और एसोसिएशन के पदाधिकारी मास्क का प्रयोग तक नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में एसोसिएशन के CEO सोहेल अहमद ने यह बताया कि एसोसिएशन ने कोरोना नियमों की पूरी गाइडलाइन जारी की है। साथ ही इस चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चाइना में होने वाली यूथ एशियन गेम्स में भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 30 जो है राज्य की टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है और सब लोग जो है अपना जो कोविड टेस्ट है वो करा के सारे प्लेयर इस प्रतियोगिता में आए हैं। और हमने यहाँ भी आपने देखा होगा फर्स्ट डे कि कोविड के बारे में आपको बताया था कि हर लोगों से कहा है कि सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करें। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ इस समय ट्रेन सुविधा कम है उसके बावजूद 30 राज्यों की टीमें आना फ्लाइट से, ये दर्शाता है कि वुशु का क्रेज़ लोगों में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और खिलाड़ी भी इसके लिए धन्यवाद है, एसोसिएशन भी धन्यवाद करती है कि भारत सरकार ने खेलों के आयोजन और प्रदेश सरकार ने खेलों के आयोजन की अनुमति दी है। तो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है ये फतेहाबाद जो हमारी एसोसिएशन है उसके द्वारा जो ये मंडी स्थल है इस पर इस आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता से हम जो यूथ एशियन गेम्स होने इस साल। पंजाब के बरनाला की जेल में नशा तस्करी के मामले में बंद गगनदीप को पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के टोहाना पहुंची। दरअसल गगनदीप का हरियाणा के टोहाना में नकली पासपोर्ट बना था, जिसके संबंध में आरोपी गगनदीप को टोहाना में 3 दिन के रिमांड पर लाया गया। और बता दें कि शहर थाना से फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों समेत 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले पर टोहाना DSP बीरम सिंह ने ये बताया है कि फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गठित SIT ने पंजाब के नशा तस्कर गगनदीप को भी प्रोटेक्शन वारंट पर लिया है और इसे 3 दिन के रिमांड पर यहां पर लिया गया है। और इस दौरान पुलिस फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी और रिमांड की अवधि के बाद पुलिस इस मामले में विस्तार से कुछ बता पाएगी। हमारे सिटी टोहाना थाना में एक नकली पासपोर्ट का मुकदमा दर्ज है जिसमें तफ्तीश चली हुई है। काफ़ी लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसी कड़ी में आज पंजाब की बरनाला जेल में बंद एक अपराधी है गगनदीप, जो वहाँ NDPS के मामले में बंद है। उसको आज यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन वारंट को लेके आई है हमारी पुलिस और उसको आज अदालत में पेश किया गया है। अदालत से अभी 3 दिन के रिमांड पे उसको लिया गया है। तो ये अपराधी क्या कोई पहले भी अपराध में इन्वॉल्व रहा है? किस तरह का अपराधी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय? अभी जो है ये NDPS के मामले में बरनाला जेल में बंद है और अभी इससे पूछताछ की जाएगी और इसके रिकॉर्ड बारे जो है वो विस्तृत रूप से पता किया जाएगा। साथ साथ इसने जो पासपोर्ट का मामला है ये इसने कैसे बनवाया है इसके बारे में इससे विस्तार से। मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ की योजनाओं का CM शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है और इसी कड़ी में भिंड में अमृत योजना के लगभग 22 लाख रुपए की लागत से बन रहे वाटर वर्क्स पार्क का लोकार्पण भी किया गया। भिंड में लोकार्पण के समय भिंड दतिया सांसद संध्या राय और भिंड विधायक संजीव सिंह ने लोकार्पण किया और इस दौरान भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने ये बताया कि भिंड नगर पालिका परिषद में आगामी 5 साल में किस तरीके से शहर का विकास हो और भिंड की मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। नगर का विकास अगले 5 सालों में हमको कैसे करना है, सड़कों का विकास, पानी पेयजल की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था और नगर का समुचित विकास की जो कार्य योजना है उसका अनुमोदन आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। 44,000 करोड़ की पूरी योजना पूरे प्रदेश की उसका विमोचन किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये देने का घोषणा आज की है। कई और कामों का अधोसंरचना के जो कोर आता है CM
और उसकी भी घोषणा आज मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो विभिन्न योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको भी आज लाभ का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का आम बजट पेश किया है, जिसको लेकर के लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। अंबाला के लोग हरियाणा के बजट से नाखुश नजर आए। हरियाणा के बजट में व्यापारियों के लिए तो कुछ नहीं किया जी सरकार ने। उम्मीद तो बहुत थी करने की, लेकिन कुछ भी नहीं किया सरकार ने। इसके बावजूद भी महंगाई के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया जी, क्योंकि ना तो सिलेंडर के रेट कम किए जी, कुछ भी ना सब्सिडी के लिए किया, ना गैस का किया, और ना ही पेट्रोल के डीजल में कोई टैक्स में रियायत दी सरकार ने। इसी से ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ गए, माल हर जगह महंगी। रामनगरी अयोध्या में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें इलाज कराने गई महिला ने एक बाबा कथित दलाल और एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दरअसल अयोध्या में 2 दिनों से निवास कर रही महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारण उसे श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में महिला को इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगाए गए और इंजेक्शन लगाए जाने के बहाने वहां पर मौजूद लोग ओपीडी के ड्रेसिंग रूम में उसे ले गए, जहां पर कथित दलाल और निजी एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। और महिला के आरोप के मुताबिक इस दौरान वहां पर 4 लोग मौजूद थे, जो सभी फरार हो गए। और इस मामले की जानकारी जब पीड़िता ने अपने तीमारदार को दी तो इसकी शिकायत तत्काल 112 पर की गई और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश किए जाने की साथ ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हमको हार्ट का पेशेंट था, हम अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल से रिफ़र किए, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, इमरजेंसी गए, इमरजेंसी में 4 इंजेक्शन लगा, कुछ दिमाग कुछ कंट्रोल नहीं। उसके बाद बोले तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम। हम कहा मैं वाइस बाथरूम से आएगा तो हार्ट का जांच होएगा। कहीं ठीक है, मैं बाथरूम गया, धीरे धीरे पीछे पीछे बाथरूम में गया, वहाँ से आया, मैंने कास्टिक लिया, हाथ धोया, उसका दरवाज़ा बंद कर लिए, मेरे सास ससुर को भगा के, और 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों ने बलात्कार किया और 1 लोगों ने मुंह पकड़ा था, बोलने नहीं दिया। और कल शाम से वो ड्यूटी पर नहीं आया, आएगा तो मैं पहचान लूँगी। मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है क्योंकि थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, क्योंकि उसकी सास और ससुर भी उसके साथ हैं। उन लोगों का कुछ अन्य लोगों के लिए आरोप है, लेकिन किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना हो गई है, अगर उसके घर वाले कुछ इसमें FIR या कुछ सूचना कोई लिखित में आती है तो सम्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला की कंडीशन क्या है उसकी? जी, उस महिला की कंडीशन क्या है? महिला की कंडीशन, उसको सांस फूलने की बीमारी है और उसको मेडिकल कॉलेज जो है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कानून और पुलिस का खौफ हवा होता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर यहां पर लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ताज़ा मामला मैनपुरी के थाना बेवर का है, जहां पर महज 500 रुपये के किराए को लेकर के यहां पर विवाद शुरू हुआ और एक युवक की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहीं दबंग आरोपी युवक गोली मार करके मौके से फरार हो गया और मामले की सूचना पर क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर, CO प्रशिक्षु आशुतोष समेत भारी तादाद में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। हरी में हुआ और श्यामू में हुआ, फिर पता नहीं लोगों ने हटा दिया कि मौका बढ़ा दो तो शांत हो जाएंगे। घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर गोली कहीं मार दी। गोली किसने मारी? हरी ने। ये कौन है? हरी आनंद का भतीजा है। पूरा मामला है, किस बात को लेके हत्या हुई है? अभी करीब आधा घंटा पहले थाना बेवर के नवीन गल्ला मंडी में एक सूचना आई कि एक आदमी को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल बेवर पुलिस पहुंची, मैं भी पहुंच गया। पता चला कि एक श्याम पांडे हैं जिनको सीने पे गोली लगी हुई है। उनको तुरंत CSC ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा इनको फिर कुछ पुरानी रंजिश थी इनकी क्या? अभी जो तात्कालिक कारण है, पता चला कि श्याम पांडे किराएदार थे
और किराए को लेके इनसे झगड़ा हुआ एक आदमी से, और आगे जांच की जा रही है किसने गोली मारी क्या है। अपने सूचना और मुखबिर के हिसाब से हमने टीमें भी लगा दी। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को जोतने की आग की लपटें अब हरियाणा के पलवल जिले तक भी पहुंच चुकी हैं। जनोली गांव में किसान हरिराम पंडित और अजीत तेवतिया ने 6 बीघा गेहूं की फसल को पूरी तरह से जोत करके नष्ट कर दिया। हालांकि जब इसकी सूचना कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को मिली तो किसानों की एक कमेटी के सदस्य किसानों को समझाने के लिए जनोली गांव पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान हरिराम और अजीत तेवतिया फसल जोतते ट्रैक्टर को नहीं रोक वो पाए। और वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए भी ये कहा है कि अगर जल्द ही फसलों का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो वो आने वाले समय में अपनी बची हुई फसलों को भी नष्ट कर देंगे। कैसे करें रोकने के प्रयास, ये बताओ हमें दिया क्या है सरकार ने, सिवाय धक्का के, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं दिया। एक बात बताओ, ये मजदूरी भी नहीं निकलेगी हमारी, इसमें जो हमने जो इसमें मजदूरी लगा दी वो मजदूरी भी नहीं निकलेगी हमारी। क्या रेट, नहीं तो सरकार एमएसपी दे रही और वो कानून और हमारे ऊपर ऐसे गंदे थोप दिए सरकार ने, जो बहुत गलत कानून थोप दिए। तो फसल तो आपकी है, आप क्यों जोत रहे हो सर? फसल हमारी है जी। अगर हमें से अगर उसमें गौशाला में भी डालें या किसी को कहीं दें तो उसकी तो मजदूरी हमें इसकी देनी पड़ेगी, कटवाने की तो हमें मजदूरी देनी पड़ेगी। और सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम क्यों सोचे किसी के बारे में। और बहुत खेती है हमारी। आपके इस फैसले का दूसरे किसानों पर असर पड़ेगा, नुकसान होगा? ऐसा है जी, बिल्कुल हमारी खेती है, जैसा हमारा मन करे वैसा करें। ये हमारे तमाम किसानों का ये मानना है कि फसल में जो गेहूं पैदा होता है या कोई और जिन्स पैदा होती है, ये धरती माता पैदा करती है, संसार के लोगों का पेट भरण पोषण के लिए है। हम अन्न को कभी भी नहीं ना जोतना चाहेंगे ना जोतने देंगे। ये हमारे किसी किसान नेता ने नहीं कहा। अगर किसी ने कभी कहले कोई भावुकता में कहा था तो उसके बाद अपील करिए कि पूरे देश का किसान कोई भी अपनी फसल को ना नष्ट करे ना जोते, अब उसकी रखवाल करे, उसकी पैदावार करे, ताकि पूरी दुनिया का पेट भरा जा सके। ये हमें अभी सूचना मिली थी, हम इसी गाँव में एक जनसभा करके आए थे पीछे, तो हमें किसी ने सूचना दी कि इस तरह कोई किसान उसको जोतना चाहता। हमें भाग के आए सभी साथी। यू एमएसपी पर खरीद करी जाए और यू जब सब खरीदी जाए तो जब तो हम यार नौ भी जोते। और कौन लोग आए जिन्होंने आपको रोका बीच में? ये तो इन्होंने संघर्ष समिति वारंजन को ने बता दी और यहाँ 5-7-10 आ गए और हमारे गांव के आ गए। मैं तो अपने जोती रहे हो। अब जो बची हुई फसल इसका क्या करोगे? जोतूंगा। जोतेंगे जब ये लोग चले जाएंगे उसके बाद? चले जाएंगे उसके बाद जोतूंगा। क्या ठीक है इस तरह फसल को खड़ी फसल में? खबर शिवपुरी के खनियाधाना से है, जहां पर कुशवाहा मोहल्ले में रहने वाली एक नाबालिग 16 वर्षीय युवती ने अपने घर में उस समय फांसी लगा ली जब लड़की के परिजन मेला देखने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि उक्त युवती का अश्लील एक वीडियो बनाकर के रवि नाम के युवक ने वायरल कर दिया था और वायरल करने के बाद रवि कुशवाहा लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और धमकियां दे रहा था। वहीं युवती के परिजनों का यह कहना है कि युवती इतनी डरी और सहमी थी कि उसने फांसी के फंदे पर झूल करके मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन अब कर रही है। वहीं खबर गोरखपुर से है। मानव तस्करों पर लगाम लगाने की दिशा में गोरखपुर की क्राइम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम विभाग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बिहार से आने वाली एक बस में बहुत सारे बच्चे तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद आनन फानन में टीम गठित की गई और टोल नाके पर घेराबंदी करके बस में 15 बच्चों को मानव तस्करों से छुड़वाया गया और साथ ही तीनों मानव तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि ये गरीब घर के लोग हैं जिन्हें बाहर नौकरी पर लगाने के लिए ले जा रहे थे और सभी को उनके माता पिता की सहमति से ले जाया जा रहा था। और वहीं पुलिस विभाग का ये कहना है कि नाबालिग बच्चों से ये लोग जबरिया काम कराते हैं और कहीं भी बच्चों को बेचा भी जाता है। उसमें से 4 बालिग हैं, 2 नाबालिग थे, तो उसमें 1 से 1:30 बजे करीब में मेरे को यहाँ पकड़ा गया गोरखपुर में। नाबालिग लड़कों की तस्करी करते हैं या फिर क्या कराते हैं? तस्करी करूँगा, दूसरे गाँव का लड़के ले जाऊँगा, मैं अपने मोहल्ले का अपने साथ का लड़का थोड़े लेके जाऊँगा। तस्करी ऐसे थोड़ी होता है सर, हम लोग तो अपने मोहल्ले का ही दूसरे गांव का ले जाता है, कोई और जगह का तो अलग बात है।
मतलब आप अपने मोहल्ले के लड़कों को नौकरी दिलाने ले जा रहे हैं? हाँ सर, वो मैं कंपनी में काम करता हूँ तो उसमें भी बोला चलो घर पे बैठे रहता है। 2-3 बार से वो लोग काम करके आया है बाहर से। पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए काम कराने के लिए जो हम दिल्ली ले जा रहे थे। इस सूचना पर, इस जानकारी पर इनके खिलाफ थाना ES2 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बाल श्रम अधिनियम के तहत IPC की धारा 375 के तहत और 79 JJ एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये अभियुक्त गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा गया। सर, इनसे कुछ बातचीत हो पाई है कि ये अभियुक्त कौन थे या इनका और आगे किस तरह का इतिहास रहा है अपराधी? देखिए, अभियुक्त चूँकि पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं और कटिहार के रहने वाले हैं, तो दूर है वो, तो वहाँ से इनके और आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। और पूछताछ पे जानकारी ये मिली कि ये लोग दिल्ली में जाके लोगों के लिए बच्चे बाल श्रम के रूप में देते हैं और उनसे इन लोगों के लिए कमीशन मिलता है। प्राथमिक जांच में यही जानकारी आई है। बाकी और विस्तृत पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चल रहा है और ऐसे में हरियाणा के मेवात के नूह में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल और पूर्व गौ सेवा आयोग चेयरमैन भानीराम मंगला समेत जिले के 2 दर्जन से अधिक बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारा जिला कोरोना का हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है और था भी नहीं। कुछ लोगों को हुआ था, मुझे हुआ था, और हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके उपचार के लिए हमारे वैज्ञानिकों को जिस प्रकार से तैयार किया, और सबसे पहले वैक्सीन हमारे देश में 2 वैक्सीन बनकर के तैयार हुई और पूरे विश्व के अंदर में हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर में वैक्सीन ये लगाई जा रही है। हरियाणा के हमारे सभी CSC सेंटरों पर ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। अभी जो आए थे ये भाजपा पदाधिकारी या VSP के पदाधिकारी थे कुछ, और इन सबको ही मैं, जैसे जननायक जो भी नेता हैं, सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है जो भी सहयोग दे रहे हैं हमको टीकाकरण के लिए। और 60 वर्ष से उम्र के जो 60 वर्ष से उम्र से ज़्यादा जो भी लोग हैं, सबको मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। हर सरकार यूपी के महोबा में एक महिला ने मनचले को अच्छा सबक सिखाया। दरअसल मनचले युवक की करतूत से परेशान छात्रा ने बीच सड़क पर छेड़खानी कर रहे आशिक मिजाज की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। गौरतलब है कि जब मनचले की हरकत से परेशान छात्रा और भीड़ उसे सबक सिखा रही थी तो वहीं रोडवेज में बने पुलिस सहायता केंद्र में ताला लटक रहा था। हरियाणा में शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 88 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 81 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर रहे। और वहीं चंडीगढ़ में डीजल 81 रुपये 17 पैसे और पेट्रोल 87 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पर रहा। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।